नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सेशन की शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के एक प्रश्न से जो हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि आईक्यू एयर जो कि स्विस संस्था यानी कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, तो आईक्यू एयर द्वारा हालिया जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो कि 2023 वाली ये रिपोर्ट है, ये छठी वार्षिक रिपोर्ट है। इसके अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें बेगूसराय जो कि बिहार का शहर है, वो सबसे वायु प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। तो इस लिहाज से हालांकि हमने सारी जानकारी पिछले वीडियो में आपको दिया था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और वहां पर आप उसे सारी जानकारी को विस्तार पूर्वक लिखने का प्रयास जरूर कीजिए। इससे फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा, इस पीडीएफ को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो इस पीडीएफ को बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरे साल भर का मेहनत आपको इस पीडीएफ में दिखेगा। आप लोग इसे प्राप्त जरूर कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपकी हेल्प होगी। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 112वां बिहार दिवस मनाया गया है और बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आप सभी को मालूम है कि 22 मार्च 2023 को, अच्छा 2023 नहीं बल्कि 2024 को, इस वर्ष 2024 को जो 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिहार का, तो इसी संदर्भ में यह प्रश्न यहाँ पर हमने डाला है। अब बिहार से जुड़ी हुई बातें हैं उसको देखिए और पूछा गया कि इनमें कौन सा असत्य है। पहला पॉइंट है कि 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था बिहार। यह बिल्कुल सत्य है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कब? तो 22 मार्च 1912 को। और अगला पॉइंट है 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना। तो ये भी यहाँ पर सही है। और फिर अगले पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। तो ये भी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कौन असत्य है, तो असत्य है विकल्प नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर जो बिहार दिवस 2024 की थीम हमने लिखा है जल जीवन हरियाली, ये 2024 का थीम नहीं है। तो ये कथन हमारा असत्य होगा। ये जो मिलान है ये असत्य है क्योंकि ये जो थीम है 2022 वाला बिहार दिवस का है, जब 110वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया था। जो हमसे पूछा गया कौन सा असत्य है, तो विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही यहाँ पर असत्य है। आइए इसको लेकर चीजों को हम देख लेते हैं कि बिहार दिवस, जिसे कि बिहार स्थापना दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष 2024 में इसका 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2024 के निर्धारित थीम की बात करें, इस वर्ष इसका विषय यानी कि इसका थीम क्या रखा गया है, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय तक हमें इसकी जानकारी नहीं है कि बिहार दिवस की 2024 की थीम क्या रखी गई है। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम है तो जरूर बताइएगा। हालांकि हम अगले वीडियो में आपको ये जरूर बतला देंगे। लेकिन इससे पहले जो 2023 में 111वां बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति कहां से लिया गया है? आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2, जो वर्तमान में पार्ट 2 इसका चल रहा है 2020 से। हालांकि अगर इसे डिटेल में आप समझेंगे तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 2020 तक चली और फिर 2020 से इसकी शुरुआत हुई है और ये संचालित होगी 2025 तक। तो 2020 वाला जो फेज 2 है, इसके तहत जो 7 चीजें हैं, जो 7 क्षेत्रों पर कार्य किया जा रहा है, उनमें एक यह भी है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। वहीं से इसका थीम लिया गया है 111वें बिहार दिवस का। अच्छा, इससे पहले 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम था जल जीवन हरियाली। तो फिलहाल यहां से ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिहार दिवस को लेकर 2 पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दरअसल यहाँ पर यह पॉइंट है कि राज्य सरकार के द्वारा या फिर यूं कहें कि नीतीश सरकार के द्वारा बिहार दिवस कार्यक्रम का जो आयोजन है ये वर्ष 2010 से किया जा रहा है। यानी कि हम बिहार वासी जो बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक प्रकार से आयोजन जो करते हैं गांधी मैदान में, जो कि मुख्य आयोजन होता है बिहार में, ये 2010 से ही हो रहा है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2012 में बिहार
बिहार का शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया था, यानी कि 100 वर्ष पूरा हुआ था बिहार के स्थापना का। तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये तो ध्यान रखेंगे कि 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है, लेकिन मूल रूप से आप ये ध्यान रखें कब से ये मनाया जा रहा है और कब इसका शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया। ये चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। और आपको मालूम है कि बिहार में अब जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही है, प्रश्न का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। तो इस चीज को लेकर आप प्रिपेयर रहिए। जिस भी दिशा में प्रश्न पूछे, कहने मतलब यहाँ पर यह है कि प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछे, हम चीजों को अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो प्रश्न का आंसर करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस दिशा में निसंदेह हम आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर देख रहे हैं जो इस सीरीज को, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको हेल्प हो रही होगी। अच्छा, बिहार दिवस की हम लोग बात कर रहे थे। बिहार के बारे में बेसिक सी जानकारी है, कई छात्रों को हालांकि यहाँ से कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसकी स्थापना को लेकर लिखा है कि 22 मार्च 1912 को ये 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और इसके बारे में देखिए यहाँ पर राजधानी पटना लिखा गया है, ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, पटना के बारे में दो पॉइंट हमने देखा कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि पटना नगर को बसाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो उदयन को जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, तो हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के द्वारा किया गया था, लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए। ये दो पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, राज्यपाल की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये गोवा के रहने वाले हैं, वर्तमान में फागू चौहान के स्थान पर बिहार के राज्यपाल हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की, तो 41वें राज्यपाल हैं। अगर हम देखें आजादी के बाद से, मतलब कुल मिलाकर जितने राज्यपाल बने हैं क्रम में 41वें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र प्रभार की दृष्टिकोण से देखें तो 29वें राज्यपाल हैं ये बिहार के। ये चीजें दोनों कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 9वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर राजकीय पक्षी जो हमने लिखा है गौरैया, आप सब जानते हैं कि बिहार की जो राजकीय पक्षी गौरैया है, प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2024 में जो विश्व गौरैया दिवस रिसेंटली मनाया गया है, उसका थीम था गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दे। इस प्रकार का थीम था। 2023 में आई लव स्पैरो इसका थीम था। ये चीज ध्यान रखिए। राजकीय पशु बिहार की है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय मछली की बात करें तो देसी मांगुर है, राजकीय फूल है गेंदा, राजकीय खेल है कबड्डी, जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है 94,163 और प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अच्छा, जो बात अभी हम आपको बतला रहे थे, झारखंड जो अलग हुआ था, अच्छा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ और बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्रफल था उसका 46% क्षेत्रफल के साथ झारखंड अस्तित्व में आया था और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। अच्छा, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं तस्वीर, ये है स्वास्तिक। कल भी हमने आपको बताया था, पुनः आपको दोहरा दूं, दो स्वास्तिक के बीच में जब भी बौद्धि वृक्ष हो तो समझ जाइए ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। और साथ ही साथ मैप की बात करें तो ये आप देख रहे हैं बिहार के मैप को, इसकी चौथी ध्यान रखेंगे, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। मैप में अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी बिहार की है पटना। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी एग्जाम में, कि पटना कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो कुल मिलाकर 9 जिलों के साथ सीमा को साझा करता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बक्सर को लेकर हमने बताया था कि चौसा एक स्थान है बक्सर में, बिहार के क्षेत्र में गंगा यहीं से प्रवेश करती है। कटिहार में एक स्थान है मनिहारी, जहां पर बिहार के क्षेत्र को गंगा छोड़ देती है। तो कुल मिलाकर ये चीजें ध्यान रखिए। हालांकि बिहार में अगर हम बात करें प्रमंडल और जिलों की, तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं 9 प्रमंडल है बिहार में और इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या वो 38 है। प्रमंडल को याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बताया था। पूसा को मुंभा दंपति, पूसा से पूर्णिया सारण, को से कोसी और फिर मुंभा, मुंह से मुंगेर, भा से भागलपुर, फिर दंपति, द से दरभंगा, मौ से मगध, प से पटना, ती से तिरहुत। ये ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे। और इसी के अंतर्गत ये सभी 38 जिले हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे अरवल जिला जो ये 38वां और सबसे नवीनतम जिला है। अच्छा, एक कॉमन प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजधानी पटना जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत है। जो आप यहाँ पर पटना जिला को देख रहे हैं, तो ये पटना प्रमंडल के ही अंतर्गत है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से किसी भी रूप में वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं कि बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जहां राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
देखिए, इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है और करेक्ट आंसर होगा जो अभी हमने बताया, बिहार में 38 जिले हैं, तो सभी 38 जिलों में एक-एक केंद्र खोला जाएगा, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर राज्य से संबंधित कलाकारों को उनके गृह जिला में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आपको बता दूं कि राज्य के कलाकारों को सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा शास्त्रीय नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र एवं अन्य से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण उनके गृह जिला में ही मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। दरअसल ये अब समझ चुके हैं कि इसका घोषणा क्यों किया गया है। जो राज्य से संबंधित कलाकार हैं उन्हें अब पटना जाना ना पड़े या फिर कई और जगह जाना ना पड़े, इसलिए सभी जिलों में वो प्रशिक्षण केंद्र जो हम बता रहे हैं आपको, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, ये खोला जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो बातें यहाँ से निकल कर सामने आती है कि यह योजना वित्त वर्ष 2025 24-25 से प्रारंभ होगी, जिसके लिए 10,86,80,000 रुपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी 9,34,80,000 रुपये की व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो ये भी चीजें जो आंकड़े हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसे आम्रपाली नाम क्यों दिया गया, आम्रपाली प्रशिक्षण? तो जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते होंगे तो आम्रपाली एक नर्तकी के बारे में पढ़ते होंगे। आप यहाँ पर अगले पॉइंट में देखेंगे तो इसे समझ पाएंगे। दरअसल आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ की लक्ष्मी की प्रसिद्ध राज्य नृत्यांगना थी और कहा जाता है कि आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देख लेता था उस पर मुग्ध हो जाता था। ये एक इंटरनेट पे हमें इसका इमेज मिला, हालांकि ये रियल तस्वीर नहीं है, कलाकारों द्वारा ये बनाया गया है। अच्छा, यहाँ से कुछ चीजें आपको ध्यान रखना आम्रपाली से संबंधित, जो कि अगर हम बात करें नर्तकी की, इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न अराइज हुए हैं। और आम्रपाली के बारे में आप ये भी ध्यान रखिए कि वैशाली की नगर बधू भी कहकर इन्हें संबोधित किया गया है कई स्रोतों में। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा हमने एक शब्द प्रयोग किया है, अत्यंत सुंदर। ये काफी सुंदर थी आम्रपाली, जिसके कई चाहने वाले थे, कई दीवाने थे। उनमें से जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है वो अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था, ये ध्यान रखिए। और उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अपनी मतलब सत्ता प्राप्त की थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आम्रपाली के चाहने वाले थे, जो मतलब इनमें जो प्रमुख नाम है वो यही है, अजात शत्रु। अच्छा, अजात शत्रु के बारे में दो तीन चीजें अगर बौद्ध काल से रिलेट करके हम देखें तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो ये ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु बुद्ध के समकालीन कहे जा सकते हैं, बुद्ध के समकालीन थे। इन्हीं के कार्यकाल में या फिर इन्हीं के शासन काल में महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। अब बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना क्या कहलाती है, मतलब क्या है? मतलब भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी अजात शत्रु के काल में, और अजात शत्रु के कार्यकाल में ही या फिर शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगति भी आयोजित हुई थी। वो चीजें आप यहाँ पर आगे देख पाएंगे। जो बौद्ध धर्म में हम बौद्ध संगतियों के बारे में या फिर बौद्ध सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और राजगृह जो है ये राजगीर का ही पुराना नाम है, या फिर गिरिव्रज भी कई स्रोत में इसे कहा गया है, तो ये चीज ध्यान रखिए। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। अच्छा, दो बौद्ध संगति, एक तो प्रथम वाला और एक तृतीय वाला, ये अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगति, ये 72वीं ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं बल्कि ईस्वी में। ये कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और ये ऐसा पहला बौद्ध संगति था जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष के पद का भी सृजन हुआ था। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। हालांकि कई स्रोत में पांचवी बौद्ध संगति की भी बातें कही गई है। जो पांचवी बौद्ध संगति हुई थी, ये कहा गया है ये हर्ष के शासन काल में हुई। तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं, अगर पूछा जाए तो आप इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा।
विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया भर में 2.76 करोड़ लोग किसी भी दिन जबरन श्रम करने को मजबूर थे। यानी कि प्रत्येक दिन जबरन जो श्रम करा जाता है इसकी जो संख्या वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह विश्व में प्रत्येक 1000 लोगों पर 3.5 के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट में यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे प्रति 1000 लोगों पर 3.5 के बराबर है। 2016 से 21 के बीच ऐसे लोगों की संख्या में 27 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ये चीजें इसी रिपोर्ट में कही गई है। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको ये भी समझना है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जबरन श्रम की, तो इसमें जो मतलब अधिक जो श्रम कराया जाता है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे अधिक महिला, लड़की और बच्चे इसमें शामिल हैं। और क्षेत्र वाइज जो हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज या फिर क्षेत्र वाइज जो श्रम करने वालों की तादाद का जो आंकड़ा लिखा है आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसी रिपोर्ट में ये चीजों का खुलासा हुआ है। सबसे अधिक जो होता है वो होता है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 55%, उसके बाद यूरोप और मध्य एशिया में 15%, अफ्रीका में 14 और अमेरिका में 13 और अरब देशों में 3%। ये चीजें संबंधित यहाँ से इस रिपोर्ट से आप ध्यान रखिए। चलिए, चौथा प्रश्न है कि हालिया जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने प्रसन्नता स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा विकल्पों में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। ये है विकल्प नंबर ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे, एक तो लगभग लोग ये ध्यान रखते हैं कि भारत को कौन सा स्थान मिला, कितने देशों में मिला, लेकिन भारत का समग्र स्कोर क्या है वो अब मैंने देखा है कि कुछ समय से एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न अराइज हो रहे हैं। तो भारत का समग्र स्कोर जो रहा, यहाँ पर औसतन स्कोर जो रहा, ये रहा 4.1। तो ऐसे में 126वें स्थान पर रहा अपना भारत। आइए इसको लेकर चीजों को देख लेते हैं कि 20 मार्च 2024 को जारी वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर रहा। हालांकि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष पर रहते हुए फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देश बनकर उभरे हैं। तो यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पहली बार नहीं है, जबकि ये लगातार 7वां वर्ष है जब फिनलैंड इस सूची में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया है। तो कुल मिला के ये 7वीं बार है जब फिनलैंड ये दुनिया में अगर हम बात करें खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर है। हालांकि शीर्ष देशों में फिनलैंड का जो स्कोर है वो 7.7 है। ये औसतन स्कोर है वैश्विक प्रसन्नता जो सूचकांक में जो प्रसन्नता कह सकते हैं स्कोर है वो 7.7 है। उसके बाद डेनमार्क है 7.6 के साथ। उसके बाद 7.5 स्कोर के साथ है तीसरे स्थान पर आइसलैंड। ये चीजें आपको ध्यान रखना, जो टॉप यानी कि जो शीर्ष देश है। हालांकि भारत को लेकर हमने बता दिया कि भारत का जो औसतन स्कोर रहा वो 4.1 रहा और 143 देशों में 126वें स्थान पर अपना भारत रहा। तो पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करेगा। तो अपना भारत इसकी मेजबानी करेगा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको इसके बारे में बता दूं कि भारत 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विश्व दूर संचार मानकीकरण सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हालांकि इससे पहले एक दिन पहले 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में वैश्विक मानक संगोष्ठी का भी आयोजन यहीं पर किया जाएगा। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इसका आयोजन है ये 15 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक होगा। हालांकि जब ये आयोजित होगा ये विश्व दूर संचार मानकीकरण सम्मेलन, तो तब भी हम आपको इसको लेकर जानकारी अवश्य देंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ बातें एक्स्ट्रा हमने शामिल किया है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के जो महासचिव है कौन है। तो हॉलिन झाओ वर्तमान में इसके मुख्य सचिव हैं या फिर कह सकते हैं इसके महासचिव हैं और इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आप यहाँ पर ये तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता भी किया गया था।
तो ये ध्यान रखिएगा, डेट कौन सा है, 3 मार्च 2022। अच्छा, ये अभी खबरों में है, 2024 में ये आयोजित होना है, तो यहाँ से प्रश्न अराइज होने की प्रबल संभावना है। रिसेंटली 2-3 एग्जाम के प्रश्न पत्रों का आप मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि 2-3 वर्ष भी पुराने कई प्रश्न पूछे गए हैं। कई प्रश्न तो 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही पुराने पूछे गए हैं। हालांकि करंट से रिलेट करके जरूर पूछे गए हैं, लेकिन वो करंट अफेयर्स में ही बहुत पुराना है। तो चीजें जो हम आपको बतलाते हैं रिवीजन के तौर पर, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। इस सीरीज का यही तो खासियत है, करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि उमा रेले को अभी हाल ही में ये महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई की प्राचार्य डॉक्टर उमा रेले को मार्च 2024 में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर ये तस्वीर में ये सम्मान जो इन्हें दिया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें ये सम्मान क्यों मिला है। तो उन्हें यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय नृत्य या फिर विशेष रूप से कहें तो भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए इन्हें इस सम्मान से, यानी कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, महाराष्ट्र के पुरस्कारों की बात हो रही है, तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है वो है महाराष्ट्र भूषण। अच्छा, महाराष्ट्र भूषण के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी लिखा है कि महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 1995 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन में इनकी सरकार आई थी, बीजेपी के गठबंधन में, तो उस समय ये पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। और पहली बार जो मतलब ये प्रदान किया गया था 1996 में, और पहला जो पुरस्कार मिला था ये साहित्य के लिए पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे को दिया गया था वर्ष 1996 में। और रिसेंटली जो पिछला जो पुरस्कार है ये अशोक सराफ को कला के लिए दिया गया 2023 वाला। 2024 वाले को लेकर अभी घोषणा नहीं हुआ है, तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है, जो ट्रॉफी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में उद्योग रत्न पुरस्कार से, जो कि पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया किन्हें, तो रतन टाटा को। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ से हमने आपको असम वैभव पुरस्कार से भी बारे में बतलाया था। देखिए, असम वैभव, असम गौरव और असम सौरभ, जो कि असम का 3 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उनमें सबसे जो बड़ा है वो है असम वैभव। और 2022 में रतन टाटा को ये असम वैभव से सम्मानित किया गया था, 2023 में तपन सेकिया को, और रिसेंटली 2024 में रंजन गोगोई को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो खबरों में जो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, हालांकि हम आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमें आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम पुनः आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। आप लोग इतने लोग देखते हैं वीडियो को, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख ही रहे, इतना अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी ये व्यूज जो है वो बढ़ ही नहीं रहा है। पता नहीं मैं इसके लिए क्या करूं। व्यूज नहीं बढ़ता है तो आप लोग लाइक करेंगे तो शायद ये वीडियो अदर व्यूअर के पास रिकमेंड करेगा यूट्यूब, तो कहीं ना कहीं ये चैनल का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूरोपीय देश वेल्स, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, तो यहाँ के यानी कि वेल्स के पहले अश्वेत नेता या फिर यूं कहें प्रथम मंत्री बने हैं। ये प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं प्रथम मंत्री, और ऐसे में इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि वॉन गेथिंग। अब यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये प्रथम मंत्री एक प्रकार से देखें अश्वेत नेता प्रथम मंत्री चुने गए, मतलब अश्वेत की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात हम लोग कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन की। कई सारे लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन होता है, हमने कई बार देखा है। आइए आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करते हैं। दरअसल ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक दृष्टिकोण से जो देश शामिल है उनमें इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। ये मतलब 4 इसमें शामिल है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपका यहाँ पर कंफ्यूजन आई होप दूर हो गया होगा। इंग्लैंड एक देश है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। उत्तरी आयरलैंड या फिर यूं कहें आयरलैंड एक देश है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। स्कॉटलैंड, वेल्स भी इसी प्रकार से है। और 2019 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था वो इंग्लैंड और वेल्स में ही आयोजित हुआ था, जिसका खिताब इंग्लैंड ने पहली बार ये अपने नाम किया था एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का। ठीक है, 2023 में ये भारत की मेजबानी में हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपने नाम किया। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 20 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निम्नलिखित में से कहां स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। तो स्टार्टअप महाकुंभ का जो उद्घाटन किया गया ये अभी हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इसके अतिरिक्त जो चीजें हमने लिखा है कि बापू सभागार पटना, तो बापू सभागार पटना में है। यशो भूमि जो कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ये द्वारका में है। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये वाराणसी में, ये सभी नए नए बने हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अच्छा, आपको इसके अतिरिक्त एक जानकारी मैं दे दूं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स की घोषणा की थी और इसके विजेताओं को उन्होंने सम्मानित किया था। जो कंप्लीट सूची है वो तो आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सूची ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। और इन सब में से ये वाला आपको बिहार के संदर्भ में ध्यान रखना है कि गायिका मैथिली ठाकुर जो कि मधुबनी बिहार की है, वर्तमान में बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। चुनाव आयोग की कह सकते हैं एक प्रकार से, चुनाव आयोग ने एक प्रकार से इन्हें स्टेट आइकन बनाया है बिहार का। तो मैथिली ठाकुर है ये सभी। और मैथिली ठाकुर को अभी हाल ही में संस्कृति के राजदूत ऑफ द ईयर चुना गया और यहाँ पर इन्हें ये राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड में इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अगला नवा प्रश्न है कि हाल ही में मार्च 2024 में किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, कौन सा देश है भारत निर्मित 228 विमान यानी कि डोर्नियर 228 विमान खरीदेगा, जिसके लिए भारत निर्यात आयात बैंक से 23.27 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए एक समझौता भी हुआ है। अच्छा, भारत के आयात निर्यात बैंक को जाना जाता है एग्जिम बैंक के रूप में, ये बातें हम कई बार आपको बता चुके हैं। और ये देश कौन सा है जो कि ये 2 डोर्नियर 228 विमान खरीदेगा भारत से? ये देश है गुयाना। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 18 मार्च 2024 को लामा लोबजेंग का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताइए वे कौन थे? देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, आदिवासी नेता, बौद्ध भिक्षु, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर लामा लोबजेंग को देख सकते हैं, ये एक वरिष्ठ आदिवासी नेता और बौद्ध भिक्षु थे। तो विकल्प नंबर डी उपयुक्त में से ए और बी यहाँ पर दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है 12वां प्रश्न। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा हाल ही में कहां अवस्थित कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ये भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और ये जलीय केंद्र होगा, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर जो लिखा गया है, एक हिंट यह है कि कलिंगा स्टेडियम में किया गया है, लेकिन ये कलिंगा स्टेडियम है कहाँ, यही एक्चुअली में प्रश्न में पूछा गया है। तो यह है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि हाल ही में 20 मार्च 2024 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बताएं कि यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे हमें बताएंगे। ऑलरेडी हम आपको ये बता चुके हैं पिछले वीडियो में, और जो जानकारी हम आपको कोर्स को लेकर दे रहे थे, आप लोग ये प्रोमो कोड को अप्लाई करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। अभी भी आपके पास मौका है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये 1000 लोगों के लिए, 1000 अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि आधे से अधिक लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी समय रहते इसे ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर यह आपके लिए फायदेमंद होगा।